आप सभी लोगों को जय हिंद एंड लेट्स सेलिब्रेट। क्यों? क्योंकि आज से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का एक सीरीज चालू कर रहे हैं। ना मैं कोई टीचर हूँ, ना कोई मैं मेंटर हूँ। मैं भी आप सबकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में पहला अटेम्प्ट अपना दिया है और अभी मैं दिखाता हूँ मैंने उस ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा क्या था मेरा। ओवर कॉन्फिडेंस समझ लीजिए या फिर बोल लीजिए कि मुझे मतलब अपनी स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ बना के गया था, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा था यूपीएससी का और अचानक से दिमाग में आया कि चलो यूजीसी भी दे लेते हैं, तो मैंने दे दिया। पेपर फर्स्ट को मैंने बस पीवाईक्यू देख के गया था। मैंने क्या सोचा कि डीआई बहुत डिफिकल्ट पहले से ही सोच के रखा, उसका ना कभी क्वेश्चन मैंने देखा ना कुछ भी सोचा, बस मैंने सोच रखा था कि डीआई बहुत मुश्किल आता है, मैं कर नहीं पाऊंगा वगैरह वगैरह। मैथ भी मैंने नहीं देखा, ठीक है, अब दिखाता हूँ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी पेपर फर्स्ट में मेरे 70 मार्क्स आए थे और पेपर सेकंड में यूपीएससी, तो आप लोग भी जानते होंगे कि यूपीएससी जो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, मेरा पेपर सेकंड हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री क्या होता है, यूपीएससी में थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ते हैं और यूजीसी नेट थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा पूछता है। तो मैं उस प्रिपरेशन के बेसिस पे चला गया और मेरा पेपर सेकंड में बहुत ही 45 के आसपास या 40 क्वेश्चन शायद सही हुए थे, नियर अबाउट। मेरा टोटल मार्क्स 170 है। पीएचडी में क्वालिफाइड हूँ, लेकिन छोड़ो अभी उस पर, वो टारगेट ही नहीं था। इस बार शायद मेरा हो जाएगा और मेरा ही है, आप लोग का साथ में तैयारी करेंगे और साथ में अब की बार जीआरएफ क्रैक करेंगे। अभी देखो ये रोल नंबर मैच कर लो, ये देखो 407 लास्ट है, ये मेरा ही आंसर की जो बाद में देते हैं ना ये यूजीसी नेट वाला, तो मैंने मैच किया था। 407 अनुराग सिंह। फिर ये देखो मैंने क्या किया था, ये सारे डीआई के क्वेश्चन है, ठीक है। 3 ये 3 ठीक है, ये इधर देखो 3 और 3 और हुआ क्या था, मतलब मैं पहले से सोच के गया था कि डीआई मैं 3 पांचों में लगा दूंगा, इससे मेरे 2 तो सही चले गए थे, लेकिन ये राइट स्ट्रेटजी नहीं है। जब मैं घर पे आके सॉल्व किया ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब खुद इतना पछता रहा था कि क्या। चलो लेकिन चलो ठीक है, जो हो गया हो गया। ये मेरा मिस्टेक है कि कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत होना है। अच्छे से प्रिपेयर करोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत आसानी से इसको निकाल दोगे। पेपर फर्स्ट डीआई बहुत ईजी आता है, बस पीवाईक्यू सॉल्व कर दो। मेरा पीवाईक्यू से ही बेसिस पे ही मेरा 70 नंबर आ गया था। और टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो टीचिंग एप्टीट्यूड्स में आप लोग पूछोगे कि तुम्हारा कितना नंबर आया था, तो मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अटेम्प्ट तो सारे करने थे, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो मेरे ये आंसर की के हिसाब से मेरे 4 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। तो ठीक, और मैंने कुमार भरत सर हैं उनका, और भी जीआरएफ अड्डा 2-3 मतलब मैंने मैराथन वगैरह देखा था और उससे नोट्स बना लिए थे अपने, वो भी हेल्पफुल होते हैं। बट शायद मुझे लगता है कि पीवाईक्यू, अगर पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी करते हैं हम लोग, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि फिर क्वेश्चन तो यूजीसी नेट उधर से ही मतलब क्वेश्चन बना के पूछता है, ठीक है। अब चलो जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कोई भी सब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले एक बार ये जरूर पूछना चाहिए कि ये पढ़ना क्यों है और होता क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो फर्स्ट पहले हम लोग उसको पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन खोजते हैं कि वाई, आखिर में क्यों पढ़ें। आप लोग का एक जवाब हो सकता है कि यूजीसी नेट में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे भाई सही करने हैं, मोस्ट मान लो 4 क्वेश्चन सही हो जाएगा, इसलिए पढ़ना है। दूसरा हो सकता है कि क्यों पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड इसलिए पढ़ना है। आप यूजीसी नेट एग्जाम जीआरएफ से क्वालिफाई करके करेंगे क्या, आप लोग कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या टीचर बनेंगे, या मान लीजिए बाई चांस कुछ भी नहीं हुआ तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। एटलीस्ट पता तो रहेगा बच्चों को कैसे पढ़ाना है। टीचिंग एप्टीट्यूड, आखिर बात ही क्या है, टीचिंग और एप्टीट्यूड, ये एक रीजन हो सकता है। ये तो खुद ही मिल जाएगा, 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर हम लोग ये सही से कर लिए गए। क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अब ये क्लियर है ना क्यों पढ़ना है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, टीचर कहीं बन सकते हैं, बीएड वगैरह अगर आप लोग किए होंगे, अपने बच्चों को ही आप लोग पढ़ाएंगे, तो कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कैसे उनके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी चाहिए, क्या मेथड है बच्चों को पढ़ाने के, कि कैसे उनके एवोल्यूशन कैसे करना, उनका मूल्यांकन कैसे करना है, कैसे वो जो पढ़ रहे हैं सही है कि नहीं सही है, इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं। इतना समझ में आया ना क्यों पढ़ना है। एक तो भाई एक तो हम लोग का पर्पज ये क्वेश्चन सही करना, 4 क्वेश्चन एटलीस्ट सही हो जाए, और सही हो जाएंगे यार, जैसे मैंने प्रिपेयर किया था ना, अगर बस उतना ही प्रिपेयर करके जाओगे, मैराथन 20-20 घंटे की देखने की कोई जरूरत नहीं, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना थोड़ा सही पढ़ के चले जाओ। प्रैक्टिस ही किंग मेकर है, जितना जल्दी समझ में आएगा उतना जल्दी जीआरएफ क्वालिफाई करोगे। वीडियो या लेक्चर्स देखने से सिलेक्शन होता है तो मतलब हो भी सकता है किसी का, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यही है कि जितना तुम एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जितना पीवाईक्यू को मास्टर कर लोगे ना, वही लास्ट में किंग मेकर है, आप लोगों के लिए भी वही होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी सब लोग जानते हो कि यूजीसी नेट में टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसने दे रखा है। क्यों दे रखा है, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहता है कि आप लोग आगे जाके इन फ्यूचर में आप लोग करेंगे क्या, आप लोग बच्चों को पढ़ाएंगे ही ना, कॉलेजेस में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएंगे, तो वो टेस्ट करना चाहता है कि आपके अंदर वो टीचिंग एप्टीट्यूड है कि नहीं है। समझ में आया ना, इतना क्लियर है। तो चलो देख लेते हैं यार, टीचिंग एप्टीट्यूड तो ठीक है, क्यों पढ़ना है इतना समझ में आ गया, तो ये तो बता दो टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। ये टीचिंग मतलब क्या हुआ, टीचिंग पहले एक वर्ड ले लेते हैं, टीचिंग।
टीचिंग मतलब होता क्या है? पढ़ाना। जैसे सब लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ाना किसी को, और कभी ना कभी हम लोग 12th तक पढ़ चुके हैं, मास्टर्स बीए कर चुके हैं, कभी ना कभी होम ट्यूशन किसी न किसी, नहीं तो अपने घर पे गर्मी की छुट्टियों में जब मौसी या मामा के बच्चे आते थे तो किसी ने मौसी या मामा कोई भी बोलते थे इनको थोड़ा पढ़ा भी देना। तो अपने जीवन में सब लोग पढ़ाए तो जरूर होंगे बच्चों को ना, तो वही उसी को टीचिंग बोलते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, वो होता है टीचिंग। एप्टीट्यूड क्या होता है? टीचिंग तो समझ में आ गया, एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड होती है कैपेसिटी या एबिलिटी किसी एक इंसान को का पढ़ाने का। मान लो कोई इंसान वेल एजुकेटेड है लेकिन उसके अंदर एबिलिटी नहीं है या कैपेसिटी नहीं है उस कंसेप्ट को समझाने का, वो नहीं समझा पाता है, उसके अंदर वो एप्टीट्यूड नहीं है, मतलब कि टीचिंग की एप्टीट्यूड उसके अंदर नहीं है, पढ़ाने की जो क्षमता होती है एबिलिटी है वो उस इंसान के अंदर नहीं है। इसी का अर्थ होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग मतलब पढ़ाना और एप्टीट्यूड मतलब कि आपके अंदर कैपेसिटी या एबिलिटी है उस पढ़ाने की कि नहीं पढ़ाने की। मैं अभी बेस बिल्ड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं हम लोग सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, सिलेबस वाइज पढ़ेंगे और पीवाईक्यू वाइज, बट समझना तो चाहिए पहले क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मैं तुरंत आऊँ और आप लोग को बड़े बड़े कंसेप्ट समझाने लगूँ कि इन्होंने ये डिफिनेशन दिया टीचिंग का, एप्टीट्यूड का ये डिफिनेशन है, वर्ड के 10 डिफिनेशन लेते आऊँ, आप लोग कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आता था जब उस टाइम में करता था। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों को क्लियर हो रहा है क्यों पढ़ना है। नाउ वी विल गेट, और हम लोग समझेंगे कि इसको भाई पढ़ना कैसे है टीचिंग एप्टीट्यूड को। ठीक है, पढ़ना, ये सिलेबस अभी छोड़ दो, ठीक है, पढ़ना कैसे है, मैं कैसे गाइड कर दूं। मेरा अच्छा नंबर आया था, ठीक है, डिसेंट था, मैंने बहुत मिस्टेक्स की थी, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मैं आप लोग के साथ ही यूट्यूब पे ही बने रहेंगे और साथ में क्रैक करेंगे। अब ये देखो मैं करता क्या था, ये पेपर फर्स्ट है, ये सारे सॉरी यार, ये भाई लोग पेपर फर्स्ट है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता था अपने लिए, ऐसे ये पेपर फर्स्ट के लिए 50 सीट बना लिया था पहले से ही ऑलरेडी। डीआई के 5 क्वेश्चन कितने सही हुए मेरे, कितने गलत, इसमें ये मैंने इस पे लिखा था कि इसको पढ़ना होगा, क्यों? क्योंकि मैंने डीआई को मतलब पहले से यहाँ पे भी वही सेम स्ट्रेटजी यूज करता था। ये मतलब यहाँ पे चेक करता था कि कैसे कैसे 2 2 2 2 2 लगा दिया, ठीक है, 2 2 2 2 2 ये मतलब ये मेरा आंसर, करेक्ट आंसर। तो ये गलती आप लोग डीआई के लिए कर रहे होंगे तो मत करना, कोई करता नहीं है, बस मैंने ये करके किया था, ठीक है। और मैंने फिर ट्राई किया था कौन कौन से टीचिंग एप्टीट्यूड से कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पे 4 ही फोटो लगाया है, लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे एनालिसिस कर रखे हैं, तो मुझे इतना एटलीस्ट पता है कि पीवाईक्यू से कौन कौन से टॉपिक वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, बस उसी रिपीटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे। बड़े बड़े डिफिनेशन से अच्छा है कि वो रिपीटेड पीवाईक्यू के टॉपिक्स को पढ़ें और उसी को बार बार रिवाइज करें। और उसके ग्रॉस एरिया, पीवाईक्यू का पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि पीवाईक्यू जो क्वेश्चन आ चुका है उसी को पढ़ना है, उसके आसपास के एरिया को, जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी आप लोग जानते हैं, उससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो बैठ ही जाता है, एक क्या, और अगर सारे शिफ्ट को हम लोग मिलाएंगे ना तो उससे कंफर्म है क्वेश्चन आना ही आना है। तो हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, कैसे, पीवाईक्यू के बेसिस पे। मैं ऐसे बोल क्यों सकता हूँ इतना कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है और मैंने ऐसे ही पढ़ा था, सारी चीज़ों मैंने मैथ अपने मतलब एनालिसिस करने के लिए भी किया था, किस पार्ट से मेरा कितना सही हो रहा है कितना नहीं सही हो रहा है, उस पर मुझे कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, मैंने अपना मिस्टेक बताया और पढ़ना कैसे है ये बता दिया आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक तो आप लोग को समझ में आ गया कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, राइट, और पढ़ना कैसे है ये भी मैंने बता दिया। अब सिलेबस देख लेते हैं कि यूजीसी ने टेस्ट करना चाहता है टीचिंग एप्टीट्यूड आपके अंदर है कि नहीं है, वो सिलेबस भी देता है कि आप लोग उसको प्रिपेयर करके पहले से ही आओ। हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, सिलेबस वाइज ही जाएंगे, इधर उधर की फालतू बात कुछ नहीं होगी, चुपचाप सिर्फ पढ़ाई करेंगे, सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, और ये फर्स्ट चीज देखो आप लोग, टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट। और ट्रस्ट मी यार, ट्रस्ट मी, लेवल ऑफ टीचिंग यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और कंसेप्ट से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मतलब बहुत, मतलब कि हाँ आता है, इससे तो डेफिनेटली इससे जरूर आता है क्वेश्चन। अगर पीवाईक्यू आप लोग देखेंगे और इन कमिंग लेक्चर्स में पीवाईक्यू भी लेकर आऊँगा। अब हम लोग का पढ़ने का तरीका कैसे होगा, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा, और मेरा, क्योंकि मुझे भी जून का अटेम्प्ट देना है तो मेरा भी रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, 2 दिन के अंदर ये पहला पार्ट, ये इसको हम लोग 1 मान लें तो 2 दिन के अंदर ये कवर कर देंगे, ठीक है। कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, ये 1 दिन के अंदर हम लोग, सॉरी 2 दिन के अंदर कवर कर लेंगे। आज एक वीडियो में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली मैं आज के वीडियो में आप लोग को क्या क्या पढ़ाऊंगा, एक बेसिक कंसेप्ट दूंगा और उसके बाद लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और अपकमिंग वीडियोस में मैं कल, शायद हो सकता है वो वीडियो कल पोस्ट होगी, ये ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट, ये जब हो जाएगा, ये होने के बाद मैं क्या करूंगा,
आप लोग को हम लोग साथ में बैठ के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, लाइव पीवाईक्यू सेशन कर लेंगे। मतलब मेरा चैनल भी छोटा है तो मैं अभी वो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लेंगे। और मैं अभी आप लोग को एक साइट बताता हूँ, कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी एनरोल होने की जरूरत नहीं है। एक अभी जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ह्यूमन पीटीएस करके शायद एक चैनल है, गूगल करना आप लोग। यहाँ पे यूजीसी नेट पे सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, पेपर के साथ साथ सोल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर हो तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अपना पढ़ाई चालू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पर, ठीक है। तो अभी तक हम लोग का बेस तो बन चुका है, हम लोग ये इतना समझ लिए हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ना क्यों है, पढ़ना कैसे है, इतना समझ लिए, ठीक है। तो टीचिंग है, होता क्या है, एक कम्युनिकेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एप्टीट्यूड का मतलब होता है कैपेसिटी या एबिलिटी, ये भी हम लोग पढ़ लिए। अब याद ये रखना कि टीचिंग होता कैसे है। अधिकतर टीचिंग बाईपोलर होता है। बाईपोलर मतलब एक तरफ टीचर होगा और एक तरफ स्टूडेंट, ये हो गया बाईपोलर। बाई का मतलब ही पता चल रहा है, बाई मतलब दो लोग के बीच में ये टीचिंग हुई होगी। तो एक तरफ होंगे टीचर और एक तरफ होंगे विद्यार्थी लोग, इसको बोल देते हैं हम लोग बाईपोलर। ये हो गया बाईपोलर, ओके। अभी इसमें ट्राईपोलर भी आता है और फिर ये क्वाड्रीपोलर भी है। अभी इसको आगे भी पढ़ना है तो इसलिए मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किया है। अभी इतना याद रखना कि बाईपोलर होता है टीचिंग। बाईपोलर वर्ड से मत घबराना, इसमें बस दो लोग होते हैं, एक तरफ टीचर होगा, एक तरफ अगर विद्यार्थी और टीचर के बीच में बात हो रही है उसे बाईपोलर होगा। अब आता है क्वाड्रीपोलर। क्वाड्रीपोलर में चार, क्वाड्री से पता ही चल रहा है चार लोगों की कुछ बात की गई होगी, तो भाई क्वाड्रीपोलर। चार लोग कौन कौन होंगे, बाईपोलर में इतना पता था कि दो लोग थे, टीचर थे और एक स्टूडेंट थे। अब दो बढ़ा क्या, एक कंटेंट, कोई टीचर पढ़ाने से पहले, जब मैं पढ़ाने आया हूँ आप लोग को तो ये कंटेंट लेकर आऊँगा कि इसी से मुझे आप लोग को समझाना है, तो ये हो गया मेरा कंटेंट। और एक इन्वायरमेंट, अब मैं कहीं बाजार में जाकर बैठ के नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इतनी अच्छी या वॉइस इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं आई। आप लोग भी समझ सकते हैं कहीं बाजार में बैठ के मैं अगर पढ़ाऊंगा तो कैसा क्वालिटी आएगा। तो क्वाड्रीपोलर में चार कंपोनेंट आ जाते हैं, एक टीचर का, एक स्टूडेंट का, एक इन्वायरमेंट होनी चाहिए और एक पढ़ने का इन्वायरमेंट होना चाहिए और एक कंटेंट भी होने चाहिए मेरे हम लोगों के पास। ये हो गया इसका बेसिक रिक्वायरमेंट। अब देखो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, टीचिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। सही बात है ना, अब सिस्टमैटिक प्रोसेस है तो यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग भी है। हमने पढ़ा है ना, उसमें सिलेबस में लिखा है, ये देखना, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसने पूछा है। अभी वो तो ये हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक टीचिंग के कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, पढ़ाने का क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, वो हम लोग अभी बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये समझना कि पढ़ना और पढ़ाना, टीचिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। एक वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है। क्यों सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जैसे मुझे ये वीडियो बना के लाना था टीचिंग एप्टीट्यूड को, तो पहले मुझे प्लानिंग करनी पड़ी होगी, किस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, बच्चों को टेस्ट कैसे लेना है, एवेल्युएशन कैसे करना है, असेसमेंट कैसे करना है। तो इसलिए एक ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये सिस्टम से चलता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं पढ़ाने से पहले ही आप लोगों को क्वेश्चन दे दूं और बोलूँ इसे सॉल्व करो, एवेल्युएशन पहले, असेसमेंट पहले ही कर लूँ। तो इसीलिए मुझे पहले खुद होमवर्क करके आना पड़ेगा, मुझे खुद पढ़ के आना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करके आना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा वो कंसेप्ट। आप लोग जब उसे समझेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, जब क्वेश्चन हो जाएगा, सब कुछ आप लोग समझ चुके हैं, अब मैं टेस्ट लूंगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि टीचिंग भाई एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब सिस्टमैटिक प्रोसेस को तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और ये 3 स्टेज दिया कौन था, ये याद रखना, गिवन बाय जैक्सन। 3 स्टेज ऑफ टीचिंग। अब बात आएगी 3 स्टेज ऑफ टीचिंग होती क्या है। जैसे आप लोग के सामने लिखा है, पहला है प्री एक्टिव, दूसरा है इंटरेक्टिव और तीसरा है पोस्ट एक्टिव। ठीक, किसने दिया था याद रखना, जैक्सन। हो सकता है किसी ऑप्शन में ऊपर नीचे करके वो दे दे, क्योंकि आजकल वो असर्शन और रीजनिंग में भी बहुत पूछता है। वो वन वर्ड में तो पूछेगा नहीं कि 3 स्टेज ऑफ टीचिंग किसने दिया था, तो ऐसे ही वो पूछेगा स्टेटमेंट में। तो अभी 3 स्टेज इन्होंने दिया था, तो कैसे हैं 3 स्टेज देख लेते हैं। प्री एक्टिव, ये प्लानिंग फेज होता है, प्लानिंग स्टेज है। प्रीवियस नॉलेज जो मेरे पास है, अभी इसको समझो। प्री एक्टिव हुआ क्या, मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना था तो मैंने प्लानिंग की कि यार टीचिंग एप्टीट्यूड में तो कई टॉपिक्स हैं, अब मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ, क्या मैं अभी ये देखो, ये टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने ये सोचा कि मैंने ये प्लानिंग कर लिया कि मुझे ये पढ़ाना है, तो क्या मैं बस सीधे मेथड से चालू कर दूं कि ठीक है भाई ये मेथड्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, कि इवैल्यूएशन लास्ट वाला पहले ही पढ़ा दूं, नहीं ना। मैंने पहले सोचा ठीक है ये टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना है, मैं पहले टीचिंग के कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, पहला जो इसने दिया है कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, ऐसे चलेगा। तो यही होता है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। मैं प्लान करूंगा, मेरी जो प्रीवियस नॉलेज है, जैसे मैंने अटेम्प्ट दिया था थोड़ा उस टाइम भी मैंने पढ़ा था, तो जो मेरा वो प्रीवियस नॉलेज है इसमें वो काम आ रहा है, ठीक है। शांति से बैठ कर प्लानिंग करूंगा, स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, वही काम स्टेज।
ज़्यादा इससे कि कहीं से इंट्रैक्शन नहीं होना है, अपना खुद ही मैं प्लान कर लिया। समझ में आया? प्री एक्टिव, पढ़ाने से पहले। तो कोई भी टीचर पढ़ाने, आप लोग ही प्रोफेसर बनेंगे, आप लोग ही अध्यापक बनेंगे, आप लोग ही टीचर बनेंगे, तो पढ़ाने से पहले कल आपको पढ़ाने जाना है तो मैं पूछूंगा आप पढ़ाने से पहले क्या करेंगे? क्या रैंडमली जाके बच्चों के सामने खड़े होकर कुछ भी बोलने लगेंगे? नहीं ना। कुछ तो आप सोच के जाएंगे ना, कल मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है तो इस टॉपिक में मैं कैसे पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, कुछ तो आप लोग सोचेंगे ना। तो उसी को प्री एक्टिव बोलते हैं। प्री एक्टिव स्टेज वो फर्स्ट स्टेज था, जैक्सन ने दिया था। ठीक है, इतना समझ में आया? आप लोगों ने पढ़ाया, मैंने तो जैसे डिसाइड किया, आप लोगों ने भी डिसाइड किया कि हाँ कल मुझे क्लास में जाना है, ये टॉपिक मुझे कवर करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड को समझाना है बच्चों को। आपने प्लानिंग कर ली, कंसेप्ट क्लियर कर लिए। अब आपका कौन फेस आएगा? आप अगले दिन जाएंगे क्लास में, क्लासरूम के सामने खड़े होकर बच्चों को पढ़ाएंगे। वही होता है इंटरेक्टिव फेस। अब उस इंटरेक्टिव फेस में, सेकंड स्टेज में, टीचिंग स्टेज इसको बोलते हैं, उस फेस में क्या होगा? बच्चे आपसे क्वेश्चन भी, क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि टीचर मुझे सर ये नहीं समझ में आया, आप इसको दोबारा समझाइए। सही है? इंटरेक्टिव फेस वर्ड से ही क्लियर है। इंटरेक्टिव मतलब स्टूडेंट और टीचर आपस में इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे चीज, उस टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में बात चल रही है वो लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है इंटरेक्टिव सेकंड स्टेज। मान लीजिए आपने पढ़ा लिया, अब क्या करेंगे आप उस टॉपिक के लिए? अब आप क्या करेंगे? आप उसका पोस्ट एक्टिव फेज में आएगा, आप उस चीज का इवैल्यूएशन करेंगे या असेसमेंट करेंगे। ये दोनों टर्म बहुत बड़े होते हैं। जैसे आप लोगों ने भी देखा भी होगा कि भाई सिलेबस में स्पेशली उसने इवैल्यूएशन को मेंशन कर रखा है कि इवैल्यूएशन होता क्या है। ठीक है, ये अलग से वर्ड है और असेसमेंट एक अलग वर्ड है। जब हम यूजीसी नेट के द्वारा दिया गया सिलेबस देखते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के लास्ट फेज में आओ, लास्ट फेज में दिया क्या है? लास्ट फेज के 6 पॉइंट में दिया है इवैल्यूएशन सिस्टम, एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन को हम लोग को अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यूजीसी नेट ने उसको अलग से मेंशन करके दिया है। तो अभी इतना याद रखो, टीचिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। दिया 3 स्टेज में होता है। दिया किसने? जैक्सन ने दिया। जैक्सन ने कौन से 3 स्टेज दिया? प्री एक्टिव दिया, इंटरेक्टिव दिया और पोस्ट एक्टिव दिया। ठीक है, प्री एक्टिव क्या है? कोई भी आप लोग भी एग्जाम क्वालिफाई करके टीचर बनोगे, टीचर बनने से पहले, बच्चों के पढ़ाने से पहले करोगे क्या? प्लान करोगे ना कि क्या पढ़ाना है बच्चों को। जब ये डिसाइड करोगे पढ़ाना क्या है, उस पर आप लोग अपने कंटेंट को तो रेडी करोगे। फिर सेकंड फेज क्या आएगा? इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव में होगा क्या? बच्चों से आप लोग इंटरेक्ट करोगे जाके क्लासरूम में, राइट? तो इंटरेक्टिव वही होता है सेकंड स्टेज। और थर्ड क्या होगा? पढ़ाने के बाद बच्चे समझ गए, जैसे हर स्कूल में होता है, पढ़ाने के बाद टेस्ट लेते हैं। जो टॉपिक आपने क्लास में पढ़ाया है बच्चों को कितना समझ में आया उसका आप इवैल्यूएशन करेंगे। अब उसके कई टेक्निक होते हैं डिफरेंट, वो हम लोग जब इवैल्यूएशन टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम उसको क्लियर करेंगे। अभी बस इतना याद रखना, टीचिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। जैक्सन ने इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया था, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव, पोस्ट एक्टिव। आगे बढ़े, ये यहाँ पे मैं नहीं कवर करूंगा, ये नोट्स में मैंने दे रखा है इवैल्यूएशन, लेकिन ये हम लोग जब इवैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम इसे क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी तक क्लियर है ना, जहां तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो अभी आगे बढ़ेंगे, लेवल ऑफ टीचिंग। क्यों लेवल ऑफ टीचिंग? पढ़ने से पहले ये पूछना जरूरी है कि पढ़ना क्यों है। अब लेवल ऑफ टीचिंग क्यों पढ़ूं, इससे क्वेश्चन आता है। जी हाँ, बीबीआईक्यू बहुत आता है क्योंकि मैंने सॉल्व कर रखा है, ये प्रूव है आप लोग के सामने, मैंने सॉल्व कर रखा था। अब यूजीसी नेट इसको स्पेशली मेंशन भी करता है कि लेवल ऑफ टीचिंग, और स्पेशली ये भी मेंशन करता है कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। इसमें एक लेवल और ऐड हो चुका है, वो अभी मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ना क्यों है ये क्लियर हुआ, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। अब मन हो या ना हो पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन भी आता है और सिलेबस में मेंशन भी कर रखा है। तो ठीक है, अब आओ पढ़ भी लेते हैं कि ये लेवल ऑफ टीचिंग होता क्या है, पढ़ना क्यों है लेवल ऑफ टीचिंग, ये क्लियर है। ये कंसेप्ट दिया किसने? किसी ना किसी ने तो दिया ही होगा कंसेप्ट। तो पहले वो देखते हैं दिया किसने कंसेप्ट। दिया कौन? मॉरिस एल बेगी। ये पर्सन थे जिन्होंने लेवल ऑफ टीचिंग का कंसेप्ट दिया। इन्होंने क्या बोला? 1976 में दिया था। ये आप लोग फैक्ट देख भी लीजिएगा, ये फैक्ट मैं नहीं रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स में लिखा है, या बनाना है नोट्स तो बना लीजिए। ठीक है, 1976 में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था लेवल ऑफ टीचिंग को। तो लेवल ऑफ टीचिंग को इन्होंने 3 लेवल पे डिवाइड किया। किन 3 लेवल पे? एक मेमोरी। अभी इधर आप लोग, इधर अपनी नज़र चली भी गई होगी ना इस साइड, तो इग्नोर कर देना, अभी बताता हूँ क्यों। ठीक, ये अभी याद रखो कि मेमोरी के 3 लेवल थे। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के लेवल ऑफ टीचिंग के 3 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं। पहला लेवल है मेमोरी का, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग और तीसरा है रिफ्लेक्टिव। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? आप लोग या हम, मैं भी, जो भी कोई भी इंसान है, वो LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में गए होगे ना पढ़ने। उसमें होता क्या है? टीचर एक्टिव रहता है। ठीक है, टीचर पढ़ाएगा, टीचर बताएगा कि A फॉर एप्पल, A फॉर अर्जुन, जो उसको बताना है वो बता दे, और जो वो बताएगा बच्चा वही ग्रैस्प करेगा, क्योंकि स्टूडेंट एक्टिव फेस में नहीं है ना। अब 2 साल का बच्चा कितना एक्टिव होगा? अब वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि मैथ के थ्योरी और थ्योरम बता रहा है, टीचर से क्वेश्चन कर रहा है। वो पैसिव स्टेज में है, जो टीचर उसको समझाएगा वो समझ जाएगा। अगर वो टीचर बता रहा है कि A फॉर एप्पल, अब जिंदगी भर वो बेचारा A फॉर एप्पल ही चिल्लाएगा। अगर वही बता दिया A फॉर अर्जुन, तो अब उसको जिंदगी भर वही याद है A फॉर अर्जुन। तो वो स्टूडेंट पैसिव फेज में है। ठीक है, टीचर एक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मेमोरी, फर्स्ट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब बताएगी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिया किसने? तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दिए थे हार्वर्ड। ये स्टोर हाउस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, क्योंकि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में जितना जो कुछ भी कंटेंट हम लोग बच्चों को सिखाएंगे, बच्चा वही सीखेगा और उसी से उसका डेवलपमेंट होगा आगे के लिए।
तो इसलिए याद रखना कि बस याद, ये तो कंसेप्ट याद रहेगा तो भी ठीक है, वो भी ये बहुत ईजी है। बस इतना याद रखना कि मेमोरी लेवल किसने दिया, हार्वर्ड ने दिया। मैं ट्रिक बताऊंगा मैं इसके लिए। तो ये टीचर सेंटर्ड ज़्यादा है, स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है। स्टूडेंट सेंटर और टीचर सेंटर्ड का मतलब कि इसमें एक्टिव फेज में कौन है, एक्टिव फेज में टीचर है, स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट बैठ के, छोटा सा बच्चा बैठ के बस देख रहा है कि टीचर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है और उसको वो समझ रहा है, वो पैसिव मोड पे है। जो टीचर बताएगा वही वो वही सीख लेगा। और कोई टीचर गलत भी सिखा देगा ना तो वो वही सीखेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टीचर सेंटर्ड है। टीचर जो पढ़ाएगा, जो समझाएगा, बच्चा वही समझेगा। ये क्लियर हुआ। लेवल ऑफ टीचिंग पढ़े थे हम लोग। लेवल ऑफ टीचिंग में मैंने 3 लेवल बताया आप लोग को। किसने दिया है ये भी क्लियर है, 1976 में दिया था मॉरिस एल्बेगी ने। पहला लेवल कौन था, मेमोरी लेवल का है। मेमोरी लेवल में होता क्या है, टीचर एक्टिव रहता है, स्टूडेंट पैसिव रहता है। ठीक, अब नेक्स्ट लेवल पर बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब बच्चा फिफ्थ से 10th क्लास के बीच में सोच लो, या खुद भी सोच लो, अगर तुम भी 5th या 10th क्लास के लेवल पे थे तो टीचर से क्वेश्चन भले पूछो ना पूछो, लेकिन टीचर को परेशान तो सब बच्चे करते हैं, जैसे मैं भी करता ही था। तो अगर कोई टीचर टॉपिक भी पढ़ा रहा है तो कुछ ना कुछ तो टीचर से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो इस अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, जो स्टूडेंट LKG 1 और फर्स्ट सेकंड में था वो पैसिव लर्निंग कर रहा था, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वो चीजों को अंडरस्टैंड भी करने लगता है। देखो इसका ये देखना कि अंडरस्टैंडिंग नाम क्यों पड़ा होगा। खुद भी सोचो यार, अंडरस्टैंडिंग, तुम क्वेश्चन तभी किसी चीज पे कर सकते हो जब उस चीज को तुम समझ लो। बिना समझे तुम क्वेश्चन कर भी नहीं सकते हो। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल, जब बच्चा कुछ समझ लिया है, अब वो टीचर से क्वेश्चन भी करेगा कि मैम ये नहीं समझ में आया, इसको मुझे बताइए। ए फॉर एप्पल ही क्यों होगा, ए फॉर और कुछ भी तो हो सकता है। 10 15 20 साल से हम लोग यही तो सुनते आ रहे हैं, ए फॉर एप्पल। तो क्या ए फॉर सिर्फ एप्पल ही होता है? वो क्रॉस क्वेश्चन भी करेगा। गलत होगा उसका क्वेश्चन कि सही होगा वो दूसरी बात है, लेकिन वो पूछेगा ना टीचर से। अब स्टूडेंट भी एक्टिव हो रहा है धीरे धीरे, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है। इसको दिया किसने था, तो इसको दिया है मॉरिसन साहब ने। ये इंसान है, इसको तो रट्टा ही मानना पड़ेगा। ये कौन दिया, तो मॉरिसन ने दिया था, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछेगा। कंसेप्ट जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये पूछने वाला भी नहीं है, वो पूछेगा ये कि अंडरस्टैंडिंग लेवल कौन दिया था, मॉरिसन याद रखना। मेमोरी लेवल कौन दिया था, हार्वर्ड ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक, अंडरस्टैंडिंग लेवल तक। अब सोचो कि वही लड़का 10 से 12 के बीच में आ गया है, या वो अपने ग्रेजुएशन लेवल में है, मास्टर्स लेवल में है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, जो टीचर होता है, जो हम लोग के प्रोफेसर होते हैं, वो वर्क करते हैं कैसे, एक गाइड के हिसाब से। वो बता देंगे ये किताब है, RS शर्मा मान लो इंस्टेंट के लिए, एक थीम वो बता देंगे, पढ़ा देंगे। क्लास में आएंगे टीचर्स, प्रोफेसर्स आएंगे। हम लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मास्टर्स तो सब लोग कर ही रखे होंगे। तो ग्रेजुएशन में याद करो, टीचर्स आते थे, लेक्चर लिए, उस टॉपिक को, उस थीम को थोड़ा बहुत समझाए, बाकी आप लोग को कंटेंट बता देते थे, ये किताब से पढ़ना है। उसके बाद करना क्या है, वो ऐसे गाइड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे गाइड वर्क कर रहे हैं, बता दे रहे हैं हम लोग को, समझा दे रहे हैं। जो चीजें बेसिक चीजें हैं वो हम लोग को फाउंडेशन को क्लियर कर दे रहे हैं। अब उसके ऊपर हम कितना बिल्ड करते हैं, अब हम लोग 10 किताब पढ़ेंगे, एक भी ना पढ़ें, या एग्जाम से पहले अपने बस दोस्त का नोट्स पढ़ के चले जाए, वो हम लोग के ऊपर है। टीचर आया, गाइड कर दिया, चला गया। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि टीचर एक्ट एज ए गाइड, और इसमें ज्यादा एक्टिव कौन होगा, इसमें एक्टिव ज्यादा स्टूडेंट होगा, क्योंकि टीचर तो या प्रोफेसर तो आके बता के चला गया ना, अब हम लोग को काम करना है उस चीज पे। तो इसलिए इस रिफ्लेक्टिव वाले में स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव होगा, वो ज्यादा पार्टिसिपेट उसको करना पड़ेगा। अगर वो 10 किताब पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। तो एक्टिव हुआ कौन, एक्टिव स्टूडेंट हुआ ना, टीचर तो कम एक्टिव होगा। पैसिव भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो गाइड का काम कर रहा है, तो स्टूडेंट एक्टिव फेज पे है। अब बात आएगी कि रिफ्लेक्टिव वाले को किसने दिया है, इसको दिया है हंट ने, और ये है स्टूडेंट सेंटर्ड, और ये भी दोनों टीचर सेंटर्ड है। अब आप लोग को इसमें ज्यादा याद रखने वाली चीजों को मैं बताता हूँ। हाँ सॉरी, उससे पहले एक चीज याद रखना, मॉरिस एल्बेगी ने ही इसे भी ऐड किया है, 19 से एक लेवल और ऐड किया है। एक लेवल और का मतलब क्या हुआ, आप लोग पूछेंगे यार अभी तो तुमने LKG से लेकर फर्स्ट तक मुझे बताया, सेकंड तक बताया, अब इसके पहले भी कोई लर्निंग होती है? बिल्कुल होती है। उसे बोलते हैं ऑटोनोमस सेल्फ लर्निंग एट होम। कोई छोटा सा बच्चा रहता है, LKG में नहीं गया है, 6 महीने का या 8 महीने का या 1 साल का भी हो सकता है। वो हम लोग के घर या आप लोग के सबके घर पे कहीं ना कहीं आप लोग छोटे बच्चे को तो देखे होंगे ना। अगर उसके सामने हम ऐसे मुंह बनाएं या उसको चिढ़ाने की कोशिश करें, सीटी बजाएं, तो छोटा बच्चा करता क्या है, 6-7 महीने का 1 साल का बच्चा है, लेकिन वो भी उसे कॉपी करने का ट्राई करने लगता है, वो भी सीटी बजाना, मुंह बनाना चालू कर देता है। ये हुआ क्या, ये ऑटोनोमस सेल्फ लर्निंग एट होम, वो घर पे ही चीजें सीख रहा है, तो उसी को बोलते हैं ऑटोनोमस सेल्फ लर्निंग एट होम। ये लेवल नहीं था लेवल ऑफ टीचिंग में, लेकिन इसे बाद में मेमोरी के पहले ऐड किया गया है। तो अब क्वेश्चन कैसे बनाएगा यूजीसी नेट क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, लेवल ऑफ टीचिंग के 4 ऑप्शन को देगा, बोलेगा इसको अरेंज करो सीक्वेंसली। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटोनोमस सेल्फ लर्निंग एट होम, ऑटोनोमस सेल्फ लर्निंग क्यों है, क्योंकि बच्चा खुद ही से सीखेगा। बच्चा छोटा सा बच्चा है, वो रोज गिरता है और फिर उठ कर वो चलेगा, तो उसको पता है कि यार मैं गिर गया हूं, अब मुझे उठना है और फिर से चलना है। वो खुद ही गिर रहा है, वो खुद ही गलती कर रहा है, तावा गर्म है, गया वो टच करके उसका हाथ जल गया, वो उसको लर्निंग सेल्फ लर्निंग हुई ना कि इसको नहीं छूना है, ये गर्म हो सकता है। तो उसी को बोलते हैं ऑटोनोमस सेल्फ लर्निंग। ये फर्स्ट फेज है। सेकंड पे क्या होगा, मेमोरी लेवल। वो
मेमोरी लेवल पे आएगा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आएगा और ये रिफ्लेक्टिव लेवल पे आएगा। ये सीक्वेंस याद रखना। बाकी बात आएगी वो ये पूछ सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में करके 4 ऑप्शन देगा और इसके फाउंडर कौन थे ये पूछ सकता है। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। और ये आया भी है पीवाईक्यू में, आप लोग को दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में या कल जब भी मैं वीडियो दिखाऊंगा तो ये मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे वो पीवाईक्यू में ये पूछता है। ठीक है क्वेश्चन। अब बात है कि इनके फाउंडर को कैसे याद रखें। एक अच्छा तरीका है और शायद वही काम भी करेगा, रट्टा मारो, रट्टा ही मारना पड़ेगा। या तो फिर एक ऐसे याद कर सकते हो, लेवल याद हो गया ऑटोनोमस सेल्फ लर्निंग, फिर मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो कभी आर्मी के हॉस्पिटल का नाम जानते हो क्या उसको बोलते हैं? आर्मी में जो लोग होंगे वो लोग पता होगा उनको कि आर्मी के हॉस्पिटल को MMH बोलते हैं, MH बोलते हैं। तो ऐसे ही याद कर लो। हम लोग को शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगा? ट्रिक बनेगा MH और MH। ये है हम लोग का शॉर्ट फॉर्म। आर्मी को हॉस्पिटल को याद रखना, ट्रिक यही है MH और MH। अब MH और MH मतलब ऑटोनोमस सेल्फ लर्निंग कौन दिया है? मोरियस एल बैगी। उसके बाद आएंगे H तो मेमोरी लेवल हार्वर्ड। M फिर आया है MH तो M अंडरस्टैंडिंग लेवल का मॉरिसन और रिफ्लेक्टिव का हंट। ठीक है, ये याद करने के लिए, बाकी रट्टा ही मारो। अगर नहीं ट्रिक कोई चाहिए तो ये तुम लोग आर्मी के हॉस्पिटल का नाम यूज कर सकते हो MH। ये हो गया मॉरियस एल बैगी, ये हार्वर्ड साहब, और ये हो गए मॉरिसन और ये हो गए हंट। तो अभी के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। आगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, या चलो पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचिंग। टीचिंग क्या होता है, पढ़ना पढ़ाना, कितने लेवल में है ये समझ लियो। अब देखते हैं कि इसका नेचर या इसका करना क्या चाहता है, टीचिंग से हम लोग करना क्या चाहते हैं या होता कैसे, इसकी विशेषताएं क्या हैं। जो टीचिंग होती है, क्या कोई टीचर ऐसा हो सकता है कि वो आके उसको कुछ भी नहीं पढ़ाना है, 10 दिन से वो क्लास में आके बस बैठ जा रहा है कुर्सी पे? कोई ऐसा टीचर आप लोग देखे हैं अपने कॉलेज के टाइम पे या स्कूल के टाइम पे? कोई टीचर आ रहा है बस क्लास में बैठ के बिस्किट खा रहा है, नमकीन खा रहा है, या गेम खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, रील ही देख रहा है इंस्टाग्राम पे बैठ के? नहीं होता होगा ना। कोई भी टीचर आता है तो एक गोल्स के साथ आता है कि मुझे ये सिलेबस, ये करिकुलम इतने दिन में कंप्लीट करना है, वो किसी भी क्लास का हो, कोई भी हो। तो पहला नेचर ऑफ टीचिंग ही यही होगा कि भैया टीचिंग ऑफ नेचर गोल ओरिएंटेड होता है। कोई लक्ष्य है, उसे उस टीचर को कंप्लीट करना है। 10 दिन के अंदर मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। जैसे आप लोग के जीआरएफ के लिए अब बहुत ज़्यादा दिन अगर बचा भी होगा, अभी एप्लीकेशन नहीं आया है और इसमें जाना भी मत, कब आएगा कब नहीं आएगा, जब आएगा पता चल जाएगा। और ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि एप्लीकेशन आया और एक दिन के अंदर, आज एप्लीकेशन आया कल वो लोग एग्जाम ले लेंगे। अच्छा खासा समय देंगे 60-70 दिन का। तो चुपचाप बैठ कर पढ़ाई करो और इधर उधर जाने से कोई मतलब है नहीं। तो टीचिंग जो होता है, नेचर ऑफ टीचिंग क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मैं पढ़ाने आया हूँ तो मुझे पता है कि यार आज 3 टॉपिक मुझे पढ़ा देना है। एक लेवल ऑफ टीचिंग, बेसिक उसका पढ़ा देना है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, एक नेचर ऑफ टीचिंग बता देना है। तो टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक, एक सोशल एक्टिविटी है। ठीक है, स्कूल में कॉलेजेस में हम लोग सीखते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं टीचर्स। लेकिन कभी सुना है जब हम या आप लोग भी कभी अपने दादा दादी या नाना नानी के पास जाते थे बचपन में, जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तो वहाँ पे होता क्या था? नानी या नाना, कोई ना कोई दादी कहानी सुनाती थी और उस कहानी का कोई ना कोई एक लेसन भी रहता था। ये एक एग्जाम्पल, इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जो टीचिंग होती है ना यार, वो एक सोशल एक्टिविटी भी हो सकती है। हम सोशली या समाज से भी बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं स्कूल या कॉलेजेस के अपार्ट। ठीक है, तो एक ये सोशल एक्टिविटी भी है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ टीचिंग एक डायनेमिक प्रोसेस है। क्यों डायनेमिक प्रोसेस है? डायनेमिक प्रोसेस इसलिए है नेचर ऑफ टीचिंग। मान लो मैं सोच के आया था कि भाई टीचिंग एप्टीट्यूड आज से पढ़ाना है और मुझे ऐसे ऐसे पढ़ाना है। 10 लोग का डिफिनेशन ले आया था, बड़े बड़े नाम वाले लोगों का, जो स्कॉलर्स थे उनको ले आए थे कि आप लोग डरें और थोड़ा समझे कि जो मतलब कुछ तो मिल रहा है यहाँ पे लेकिन उसी में कोई बच्चा उठता है, वो क्रॉस क्वेश्चन करने लगता है बेसिक उसका क्लियर नहीं है तो बेसिक ही वो पूछ रहा है। अब टीचर कुछ और प्लान करके आया था, लेकिन उसके सामने चैलेंजेस कुछ और आ गया हो, या हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो टीचर से, और वो टीचर से और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने लगा। तो जो भी टीचर ने सोच के आया था वैसा वो नहीं होने वाला है। तो इसलिए उसको बोलते हैं डायनेमिक प्रोसेस है। जो मेथड ऑफ टीचर ने मेथड सोच के आया है कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा या ऐसे पढ़ाऊंगी, वो ऐसा नहीं हो सकता, वो चेंज हो सकता है एज पर द सिचुएशन। तो इसलिए उसको बोलते हैं ये डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, और एक नेचर ऑफ टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे नेचर ऑफ टीचिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया? तो नेचर ऑफ टीचिंग कैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया? क्योंकि टीचिंग जो होती है ना, वो कभी रुकती नहीं है। आप छोटे से लेकर, जैसे आप ऑटोनोमस लेवल पे देखे हैं और इसको लिंक करना भी सीखोगे। जैसे यहाँ पे सीख रहे हो ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि देखो यार, खुद ही लेवल ऑफ टीचिंग में पढ़े क्या है हम लोग। ऑटोनोमस सेल्फ लर्निंग था ना पहला लेवल, फिर मेमोरी आया, अंडरस्टैंडिंग आया, फिर रिफ्लेक्टिव आया था ना। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस ऐसा भी है। स्कूल और कॉलेजेस के अपार्ट जो हम लोग को शिक्षाएं बहुत मिलती है, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लाइफ पूरी जीवन भर हम कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहेंगे, किसी से भी सीखते रहेंगे, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे इन्वायरमेंट या प्रकृति ही हो, कुछ ना कुछ हम लोग सबसे सीखेंगे। तो इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, जब तक आप लोग मरेंगे ना तब तक ना कुछ सीखते ही रहेंगे। तो इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं टीचिंग को। अब प्लान्ड एक्टिविटी होती है। टीचिंग एक प्लान्ड एक्टिविटी है। मतलब क्या वो प्लान्ड एक्टिविटी?
जो ये लेक्चर मैं अभी आपके सामने आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ और खुद भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इस जून का अटेम्प्ट देना है और क्वालिफाई करना है जीआरएफ। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है कि बस सो के उठे और बस तुरंत आके आप लोग को पढ़ाने नहीं? पहले मुझे अपना कंटेंट क्रिएट करना पड़ा, किस टॉपिक को प्लान करना है, मुझे किस टॉपिक को पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। और ये रिकॉर्ड करने से पहले 2 वीडियो और मैंने रिकॉर्ड करके उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि उसमें थोड़ी गलती हो गई थी। तो मैंने ये प्लान किया था, और वो इसीलिए जो स्टडी या टीचिंग होती है वो प्लान एक्टिविटी होती है। कोई भी, मैं क्या, कोई भी टीचर प्रोफेसर कोई भी आता है तो वो कुछ प्लान करके आता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए प्लान एक्टिविटी। वो सिस्टमैटिक एक्टिविटी है टीचिंग, ठीक है। ये टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग। ये क्लोजली रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है ये अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आज के लिए यहाँ तक हम लोग रखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से एक लेक्चर में कवर करना पड़ेगा। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज, जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इससे तो हर साल यूजीसी नेट एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही है और पूछता रहेगा जब तक यूजीसी नेट रहेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। आप लोग को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो जाके पीवाईक्यू देख लीजिएगा। हर साल आपको कॉग्निटिव, एक्टिव और साइकोमोटर से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो सब तो हम लोग पीवाईक्यू में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी तक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स तक हम लोग रखते हैं। अगर आप लोग को अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया है, वेल एंड गुड। नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, और अच्छे से तैयारी करते रहो यार। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग करते रहो, और इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। और जो मैंने साइट बोला है वहाँ से आप लोग जाके पीवाईक्यू खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरा इंतजार मत करिए, क्योंकि मेरे भी सब्सक्राइबर बहुत कम है, और क्योंकि अभी एक दो लोगों ने बोला था, तो इसलिए मैंने ये लेक्चर लेकर आया। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो जस्ट लाइक एंड कमेंट। ओके, थैंक यू, जय हिंद।